हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस पीडीएफ। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 7 की। तो चैप्टर 7 है नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर। तो डिजास्टर क्या होता है? डिजास्टर आपका अनडिजायरेबल ऑकरेंस रिजल्टिंग है जो कि लार्ज फोर्स लगने से होता है। उसको ह्यूमंस जो होते हैं ना वो कंट्रोल नहीं कर सकते। कभी कभी हमें पता चल जाता है कि कहीं पे डिजास्टर्स होने वाला होता है, तो वहाँ पे पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ होने वाला है। लेकिन कभी तो ऐसा होता है कि बिना वार्निंग दिए ही वहां पे सडन कुछ भी हो जाता है। फिर ये जो पूरे होते हैं ना, ये ऑल नेचुरल फोर्सेस होते हैं, इनकी वजह से डिजास्टर होता है। और जब डिजास्टर होता है तो बहुत लोगों की जान जाती है, इंजरीज होती है, देन प्रॉपर्टी का लॉस होता है, बहुत कुछ डैमेज होता है यहाँ पे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फोर्सेस ही नहीं है जिनकी वजह से डिजास्टर होता है। कुछ कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज है, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण भी डिजास्टर्स होते हैं। जैसे कि आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गया, रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इंक्रीज ग्रीन हाउस गैस, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस लाइक एयर, सॉइल, वाटर, नॉइज। तो इन सब रीजंस की वजह से भी आपके डिजास्टर्स होते हैं। गवर्नमेंट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट बनाया, ठीक है। तो ये आपके जो जो भी डिजास्टर्स है ना, इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए ये बनाया गया था। 1993 में एक अर्थ समिट हुआ जो आपका रियो डी जेनेरियो में हुआ, ब्राजील में। देन आपका मई 1994 में यहाँ पे आपका वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। ये कहाँ? आपका योकोहामा जापान में। यहाँ पे क्या हुआ कि अलग अलग कंट्री के सब लोग आए, आकर के यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे वर्क किए। किस किस चीज के लिए? इन्वायरमेंट के लिए, कि आप अपने इन्वायरमेंट को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, किस तरीके से डिजास्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब लोग मिल करके पूरा काम किए थे। देन जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जो आपके अर्थक्वेक, सुनामी, ट्रॉपिकल साइक्लोन, फ्लड, देन ड्रॉट, लैंडस्लाइड्स। तो ये सब चीज क्या है? आपके नेचुरल डिजास्टर्स है पूरे। तो एक एक करके हम लोग डिटेल्स में पूरे सबके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अर्थक्वेक के बारे में बात करते हैं। तो जो अर्थक्वेक होता है ना, वो आपका मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल होता है, कहीं पर भी हो जाता है। वो बहुत ही ज्यादा हाई डैमेज करता है। जितने भी, अगर मैं डिजास्टर की बात करूं तो अगर सब डिजास्टर से मिला करके देखा जाए तो ये आपका मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल होता है एंड ये हाईली डैमेज करता है, ठीक है। तो अर्थक्वेक कैसे होता है? जो हमारे अर्थ क्रस्ट पे जो प्लेट टेक्टोनिक जो होती है, प्लेट्स जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं। तो मूव करने की वजह से ही अर्थक्वेक आते हैं। तो जैसे कि हमारा जो पूरा अर्थ है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेट से बना है। जैसे कि आपके जो 7 है वो मेजर प्लेट्स हो गए एंड 22 माइनर प्लेट्स है टोटल। तो प्लेट्स मूव करते हैं तो उससे क्या होता है? सिवरिंग जनरेट होता है, सिवरिंग होता है, जनरेट होता है। तो वो एक उससे पूरा आपके देखो क्या होता है कि अगर आपके जो अर्थ क्रस्ट, जो आपका अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस के जस्ट एकदम क्लोज में अगर कोई प्लेट्स मूव कर रही है, तो उसके वजह से क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा डैमेज होता है। लेकिन अगर सरफेस से बहुत ही ज्यादा अंदर में है, मतलब सरफेस से दूर में है, एकदम अर्थ के क्रस्ट में हो रहा है, मतलब अर्थ के क्रस्ट से भी अंदर हो रहा है एकदम, तो वहां पे क्या हो रहा है कि उसके वजह से आपको बहुत ही ज्यादा डैमेज देखने को नहीं मिलेगा। सरफेस से जितना ही सरफेस से क्लोज रहेगा उतना ही ज्यादा आपको डैमेज देखने को मिलेगा। और आपके सिर्फ और सिर्फ ये आपके जो प्लेट्स होते हैं, उनके मूव करने से ही आपका अर्थक्वेक नहीं आता है। इसमें आपके जो ह्यूमंस होते हैं ना वो भी रिस्पॉन्सिबल है। कैसे? अगर आप माइनिंग करते हैं, किसी एरिया में माइनिंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ सकता है। डैम हो गया, रिजर्वायर्स हो गया, तो ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके अर्थक्वेक्स आते हैं। और जो आपके हिलीज एरिया होते हैं ना, जो मोस्ट इफेक्टिव एरिया होता है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है, वो आपके हिलीज एरिया हो गए। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, देन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, दार्जिलिंग। 7 स्टेट है नॉर्थ ईस्ट के, जैसे कि आपका मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम। तो ये सब जो सेवन स्टेट्स है ना आपके नॉर्थ ईस्ट के, तो ये सब पूरे एरिया में जो पूरे हिलीज एरिया है, वहां पे अर्थक्वेक बहुत ही ज्यादा आते हैं। ये सब आपके अर्थक्वेक वाले एरिया है। तो ये अर्थक्वेक का अलग अलग तरीके से जोन बनाया गया है। तो ये वाला जो एरिया है, जैसे कि मैंने बताया आपको, ये पूरा जो 7 स्टेट है यहाँ पे, ये वाला 7 स्टेट हो गया, ये एरिया हो गया, ये और यहाँ पे गुजरात का ये कच्छ वाला एरिया। तो यहाँ पे ना बहुत ही ज्यादा
मतलब वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन है ये, बहुत ही ज़्यादा हाई डैमेज होता है ये पूरे एरिया में। देन आपका जो नॉर्मल जो उससे थोड़ा सा कम होता है, जो हाई डैमेज वाला एरिया होता है, ये वाला जो एरिया जो थोड़ा सा लाइट ग्रे में दिखेगा, ये वाला एरिया, ये हो गया, ये कुछ कुछ पार्ट हो गया यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा उससे कम होता है, वेरी हाई से थोड़ा सा कम होता है, हाई डैमेज वाला एरिया होता है। देन फिर आपका ये वाला जो एरिया होता है, ये पूरा एरिया हो गया है। देन ये सब पूरा, ये सब आपका मॉडरेट वाला एरिया है। फिर जो ये है, ये आपका पूरा लो डैमेज वाला एरिया है, लो डैमेज वाला एरिया है यहाँ पे। देन आपका जो सबसे कम डैमेज होता है, वेरी लो, तो ये वाला पूरा, ये और ये वाला एरिया है, ये सब आपका वेरी लो वाला एरिया के अंदर में आता है। अब जो अर्थक्वेक है, तो इसके जो इफेक्ट्स है, ये क्या क्या है एंड इसके मिटिगेशंस। तो अगर मैं इफेक्ट की बात करूँ, तो अगर ऑन ग्राउंड, ऑन मैन मेड एंड ऑन वाटर की बात करूँ, तो ऑन ग्राउंड की बात करूँ, तो यहाँ पे आपके जो रोड्स होते हैं, जो लैंड्स होते हैं, रोड्स होते हैं, जो भी हम रोड्स बनाए होते हैं, लैंड, तो इस पे क्या होते हैं ना, क्रैक्स आ जाते हैं। जो सेटलमेंट्स होते हैं, पॉपुलेशंस होते हैं, इन पे इफेक्ट पड़ता है। देन लैंडस्लाइड्स हो गया, फिर आपका लैंडस्लाइड्स का दिक्कत होता है। फिर जो लिक्विफिकेशन होता है, मीन्स आपका जो वाटर होता है ना, वो पेनिट्रेट हो जाता है सॉइल में, ये प्रॉब्लम्स आती है। देन अर्थ प्रेशर, देन चेन इफेक्ट, तो ये सब आपके ऑन ग्राउंड दिखने को मिलते हैं। अगर ऑन मैन मेड की बात करें, तो क्रैकिंग, स्लाइडिंग, बकलिंग, कोलैप्स, चैन इफेक्ट, तो ये सब आपके ऑन मैन मेड। एंड अगर ऑन वाटर की बात करें, तो ऑन वाटर क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि आपके वेव्स हो गए, देन आपके हाइड्रोडायनेमिक हो गया, प्रेशर हो गया, सुनामी हो गया, तो ये सब आपके वाटर पे इफेक्ट करे। तो अर्थक्वेक हजार्ड के लिए एक मिटिगेशन, तो मिटिगेशन का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी, जहाँ पे डिजास्टर्स होने वाले हैं, तो डिजास्टर होने से पहले आप कोई भी स्टेप बना ले रहे हैं उस चीज को कंट्रोल करने के लिए, तो उसे कहा जाता है मिटिगेशन। मीन्स अर्थक्वेक प्रिवेंशन, तो यही है। तो अर्थक्वेक हो ज्यादा से ज्यादा डैमेज को हम उस चीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा, बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रॉय ना हो सके। क्योंकि अर्थक्वेक जब आता है, तो ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाता है, कम्युनिकेशन जो लिंक होते हैं, तो ये सब चीज़ को है ना, जो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिटिगेशन के अंदर, कि उससे पहले ही हम लोग पूरा प्रिपेयर्ड हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग जो अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सेंटर है, जिसे हम लोग सिस्मोलॉजिकल सेंटर्स होते हैं, तो ये हम लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इससे क्या होता है, रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहेंगे। जो भी वल्नरेबल्स एरियाज रहेंगे ना, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई डैमेज होता है, उस एरिया में हम लोग रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहेंगे, ठीक है। देन वहाँ पे हम लोग जीपीएस है, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जीपीएस सिस्टम को, जिसे हम लोग जोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम बोलते हैं। जो कि क्या करेगा, क्या बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। आपका जो प्लेट्स होते हैं ना, जो प्लेट टेक्टोनिक होते हैं ना, प्लेट्स होते हैं जो मूव्स करते हैं, उसको हम लोग को मॉनिटरिंग करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा जीपीएस। देन आप क्या कर सकते हो, मैप प्रिपेयर कर सकते हो, जो बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क वाला एरिया है, उसको आप अलग रख सकते हो। मतलब अलग अलग करके पूरा जोन प्रिपेयर करोगे, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई है, फिर उससे थोड़ा कम, फिर मॉडरेट, फिर बहुत लो। तो इस तरीके से आप मैप प्रिपेयर कर सकते हो, जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान दो। फिर आप क्या कर सकते हो, जो हाउस है, वहाँ पे हाउस है, बिल्डिंग है, उसको डिजाइन कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। जो आपका जो हाई रिस्क वाला एरिया है, तो क्या कर रहे हैं कि जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस हो ना, वो अर्थक्वेक को बर्दाश्त कर सके, उस तरीके से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करोगे। फिर आप डिस्करेज करोगे कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाई राइज वाला बिल्डिंग ना बने, या फिर वहाँ पे लार्ज कंस्ट्रक्शन ना हो, बहुत बिग सेंटर्स, जो बिग अर्बन सेंटर्स होते हैं, वो सब ना बने करके, ये सब चीजों का आप ध्यान रख सकते हैं। तो सेकंड, ये पूरा अर्थक्वेक का था। अब सेकंड बात करते हैं सुनामी की। तो सुनामी क्यों होता है, सिंपल सी बात है, सुनामी आपका पानी में होता है। जो अर्थक्वेक एंड जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, उससे आपका सुनामी होता है। अब ये भी अर्थक्वेक और वॉल्केनिक क्या होता है, प्लेट्स जो होते हैं ना, वो मूव होते हैं। तो सडन डिस्प्लेसमेंट होता है आपके ओशन वाटर में। क्या होता है कि ये आपका एक ओशन फ्लोर है, ठीक है, ये आपका ओशन फ्लोर है पूरा। इसके नीचे यहाँ पे अर्थक्वेक आ गया है, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया यहाँ पे, आपके वॉल्केनिक इरप्शन आ गया। तो वॉल्केनिक इरप्शन आ गया या अर्थक्वेक आ गया, तो उससे क्या होगा कि ये जो आपका ओशन वाटर है, वाटर क्या होगा कि ये वर्टिकली राइज हो जाएगा बहुत ही ज्यादा। क्योंकि यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, तो क्या हो गया, पानी बहुत ही ज्यादा ऊपर चले जाएगा, ऊपर ऊपर एकदम तेजी से ऊपर जाएगा।
तो और ये नीचे पूरे प्लेट्स पूरे मूव होते रहेंगे। तो ओशन फ्लोर है, ओशन फ्लोर, फिर ओशन फ्लोर क्या होगा, पूरा एकदम जो वाटर रहेगा तेजी से ऊपर चले जाएगा, बिकॉज ऑफ सेस्मिक वेव, यहाँ पे जो वर्टिकली राइज होते जाएगा। तो इसे जो वर्टिकली जो राइज होते जाता है ना, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। अब ये क्या होता है कि देखो, ये आपका इस तरीके का सुनामी होता है। जो ये वाला जो एरिया होता है ना, ये आपका वेवलेंथ होता है, और जो ये वाला एरिया होता है ये आपका वेव हाइट होता है। ये वाले एरिया को जहाँ पे जो सबसे ऊपर तक जाता है, जो वेव हाइट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्ट बोलते हैं। एंड ये वाला जो एरिया जो सबसे नीचे तक आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रो बोलते हैं। तो जो सबसे कहाँ तक वो सबसे ऊपर जा रहा है और कहाँ तक नीचे आ रहा है, वेवलेंथ एंड वेव हाइट से हम लोग उस चीज को पता करते हैं। अब जो स्पीड होती है, जो वेव की स्पीड होती है, वो किस पे डिपेंड करेगी कि वहां पे वाटर की डेप्थ कितनी है। जहाँ पे जितना मतलब कि जहाँ एकदम बहुत ही ज्यादा डीप वाटर रहेगा, उसके हिसाब से वो स्पीड डिपेंड करेगी कि वहां पे स्पीड कैसे रहेगी सुनामी की। ठीक है, तो जो आपके ओशन होते हैं ना, ओशन पे ये कम इम्पैक्ट करते हैं, जाकि जो कि आपके जो कोस्टल एरियाज होते हैं ना, कोस्ट पे आपके बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। अब इसके एक रीजन है क्या, कि जो आपके जो डीप ओशंस होते हैं ना, जो ओशन के अंदर है, बहुत कम इम्पैक्ट करते हैं। बहुत बड़े बड़े इनके वेवलेंथ होते हैं आपके ओशन में। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ही ज्यादा डीप होता है। डीप होने के कारण वहां पे इम्पैक्ट कम होता है और उनके वेवलेंथ बहुत बड़े हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो कोस्टल एरिया में आते हैं, कोस्ट में आते जाते हैं, तो कोस्ट पे क्या हो जाता है, इनका जो वेवलेंथ होता है ना, वो कम होने लगता है, एंड जो वेव हाइट होता है ना, वो ज्यादा इंक्रीज होने लगता है। जिसकी वजह से वेव हाइट बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होने लगता है सडन, जैसे जैसे वो लोग डीप से कम होते हुए आएंगे ना कोस्टल एरिया में। अब कोस्टल एरिया में डीप तो होता ही नहीं है ना, तो उसके कारण जो आपका वेव हाइट होता है ना, वो इंक्रीज होते जाता है, पूरा इंक्रीज होते जाएगा। इसकी वजह से आपके जो इम्पैक्ट है ना, वो बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं कोस्टल एरिया पे। और जो जो ये सुनामी होता है ना, ये आपके जो ओशंस होते हैं ना, बहुत डीपर पार्ट में होता है, जिसके वजह से इसको मतलब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है डिटेक्ट करना। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे सुनामी आते हैं। अब मैं थर्ड बात करती हूँ ट्रॉपिकल साइक्लोन की। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ पे आएंगे, सिंपल सी बात है, जहाँ पे प्रेशर बहुत ही ज्यादा लो रहेगा, इंटेंस लो प्रेशर एरिया जो होते हैं, वहां पे आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं। जो कि कहाँ पे लाइन करते हैं, 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे लाइन करता है। अब देखो क्या होता है, ये आपका इक्वेटर हो गया। ये क्या होता है कि 0 डिग्री पे इक्वेटर होता है। यहाँ पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री पे रहते हैं। ठीक है, ये सबको पता है। तो यहाँ से लेकर के 30 डिग्री तक एरिया, नॉर्थ एंड साउथ, ये वाला जो पूरा एरिया होता है ना, यहाँ पे ही क्या होता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है। ये ना बहुत ही ज्यादा हाई वेलोसिटी विंड ब्लो करता है, ये पूरे एरिया में बहुत ही ज्यादा हाई वेलोसिटी विंड ब्लो करता है। जो हॉरिजॉन्टली है ना, वो आपका 500 से लेकर के 1000 किलोमीटर तक के जो साइक्लोन्स होते हैं, ये पूरे स्प्रेड कर सकते हैं। और वर्टिकली अगर बात करूँ तो 12 to 14 किलोमीटर तक ये वर्टिकली पूरे एक्सटेंड कर सकते हैं। जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ना, देखो यहाँ पे ये 0 डिग्री होता है। यहाँ पे तो सब देखो क्या होता है कि ये आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इक्वेटर पे बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई होता है, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पड़ते हैं। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन ज्यादा क्रिएट होते होंगे, तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंटेंस लो प्रेशर होगा, तो ऐसा नहीं होता। जीरो से लेकर के ये 5 डिग्री तक, यहाँ से हो गया 0 से लेकर के 5 डिग्री तक आपके यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं बनते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, जो कोरोलिस फोर्स होता है ना, वो अब्सेंट होता है 0 से 5 डिग्री। अब जो कोरोलिस फोर्स होता है वही तो मूव करता है पूरे एयर्स, जो विंड्स होते हैं, जो आपके विंड्स एयर हो गया, उसको कोरोलिस फोर्स ही तो पूरा मूव करता है। जो कोरोलिस फोर्स क्या होता है कि जो नदर्न हेमिस्फेयर है, नदर्न हेमिस्फेयर पे एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, एंड जो
आपके सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पे क्लॉकवाइज मूव करता है, तो इसकी वजह से ही तो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं। लेकिन जबकि वहां पे इक्वेटर पे 0 से लेकर के 5 डिग्री तक आपके जो कोरोलिस फोर्स होता है वो अपसेंट होता है, तो अपसेंट नहीं होता तो वहां पे मूव नहीं होता, तो वहां पे आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कभी नहीं बन सकते। ठीक है। जो जहाँ पे टेम्परेचर ना 27 डिग्री से ज्यादा होता है ना, वहां पे ही आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं। ठीक है। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखो, जो इनिशियल कंडीशंस होते हैं ना, जो आपके इमरजेंस होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के, तो वो क्या होता है कि आपके कंटिन्यूस सप्लाई होता है, क्या वार्म एंड मॉइस्ट एयर होता है ना, वो कंटिन्यूस सप्लाई होते हैं जिससे क्या होता है, जो लेटेंट हीट होता है ना वो रिलीज होते जाता है। लेटेंट हीट रिलीज होता है, तो इसके वजह से आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं। और आपके इक्वेटर पे बनते नहीं है, जहाँ से 0 से 5 डिग्री तक हो, कोरोलिस फोर्स अब्सेंट होने के कारण वहां पे आपके बनते नहीं है। ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ रीजंस है। देन आपके फ्लड फोर्थ है फ्लड। तो फ्लड कैसे आता है, तो सिंपल सी बात है, मैं बता रही हूँ। जैसे कि कोई भी ये रिवर है, तो ये क्या करती है, अपने साथ बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स लाती है। अच्छा, सेडिमेंट्स लेकर के आती है, तो क्या करेगी कि बहुत ही ज्यादा सेडिमेंट्स अगर अपने, जैसे कि ये रिवर इस अपने पाथ में इस तरीके से फ्लो करती है, तो आकर के यहाँ पे पूरे सेडिमेंट्स बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इकट्ठा हो गया। तो सेडिमेंट्स इकट्ठा हो गया, तो ये क्या करेगी कि अपने पाथ को चेंज करने की कोशिश करेगी। इसका पाथ था ये, तो ये इस पाथ में ना जा करके इस पाथ में आ रही है, इस पाथ में आ रही है, अलग अलग पाथ से जा रही है। तो ये क्या करेगी कि ये फ्लड लाने का काम करेगी, इसी के वजह से ही फ्लड आते हैं। ठीक है। जो कि आपका कोसी है ना, कोसी रिवर, जिसकी वजह से आपके बिहार में पूरे फ्लड आते हैं, सिर्फ यही रीजन से कि वो क्या करती है, अपने पाथ को चेंज कर देती है। जब पाथ को चेंज कर देती है, अब फ्लड आने के किस क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। जब साइक्लोन आता है तो बहुत ही ज्यादा हैवी रेनफॉल होता है, तो कोस्टल एरिया में बहुत ही ज्यादा हैवी रेनफॉल होता है, तो वहां पे फ्लड आ सकते हैं इसकी वजह से। देन आपका जो आइस है, स्नो है, ये मेल्ट कर रहा है, तो मेल्ट होने की वजह से आपका फ्लड आता है। मेल्ट होने को ज्यादा हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लाएंगे, वो पूरे डिपॉजिट कर देंगे, डिपॉजिट करने के बाद अपने पाथ चेंज कर देंगे, तो पूरा फ्लड आ जाएगा। फिर ये क्या करते हैं ना, बहुत हाइयर रेट ऑफ सॉइल इरोजन, बहुत ही ज्यादा सॉइल इरोजन करते हैं जब भी फ्लड आते हैं तो। ठीक है। और जो ह्यूमंस है ना, देखो ये नेचुरली ही नहीं होता है, इसमें आपके जो ह्यूमंस होते हैं ना वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब क्या हो गया कि टेम्परेचर जब हाई होगा, हाई होते जाएगा, तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से आपका जो आइस होते हैं, स्नो होते हैं, वो मेल्ट होंगे। आप डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है। फिर जो नेचुरल जो ड्रेनेज सिस्टम्स जो होते हैं ना, जो चैनल्स होते हैं, उसको आप लोग क्या कर रहे हैं कि डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इनके वजह से क्या होता है, फ्लड आ रहा है। अब जो ह्यूमन एक्टिविटी है ना, इनके वजह से जो इंटेंसिटी है फ्लड का, मैग्नीट्यूड एंड ग्रेविटी ऑफ फ्लड है, वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये सब पूरे रीजंस है फ्लड आने के। अब किस किस जगह में, अब ये वाला पूरा जो एरिया है जहाँ पे आपका गंगा प्लेन है, ये आपका पूरा गंगा प्लेन, ये देखो इस वाले पूरे एरिया में ब्रह्मपुत्र यहाँ पे जो, यहाँ पे आपका कोशी ये रिवर होता है, तो ये सब पूरा जो एरिया है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फ्लड आते हैं। ठीक है। अब मैं बात करती हूँ ड्रॉट की। तो ड्रॉट क्यों आएगा, सिंपल सी बात है, जहाँ पे पानी की कमी हो जाएगी, जहाँ पे शॉर्टेज ऑफ वाटर होगा, वहाँ पे ड्रॉट आएगा। जहाँ पे इनएडिक्वेट प्रेसिपिटेशन होगा, जहाँ पे रेनफॉल कम होगी, जहाँ पे पानी रेनफॉल ज्यादा नहीं होती, वहाँ पे ड्रॉट आएगा। फिर आपका एक्सेसिव रेट ऑफ इवेपरेशन हो जाएगा। देखो जो सॉइल होता है, जहाँ पे सनलाइट की वजह से, सन की वजह से उस जगह पे बहुत ही ज्यादा इवेपरेशन हो रहा है सॉइल से, मॉइस्चर्स का, और जो भी वाटर वाटर कंटेंट है वहां पे इवेपोरेट हो जा रहे हैं, तो इवेपोरेट हो जाएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, पूरा ड्रॉट हो जाएगा। ठीक है। या फिर आप ओवर यूज कर रहे हैं जो भी आपके वाटर से रिजर्वायर में, फिर आपके जो स्टोरेज है रिजर्वायर एंड अदर स्टोरेज है, इंक्लूडिंग ग्राउंड वाटर, तो ये सब में क्या हो जाएगा, अगर आप बहुत ज्यादा ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो भी आपके ड्रॉट आ सकते हैं। अब ड्रॉट कुछ कुछ टाइप के हैं, जैसे कि फर्स्ट है आपका मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। तो मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट क्या होता है, इनएडिक्वेट रेनफॉल, वहां पे आपका रेनफॉल नहीं ज्यादा, आपका रेनफॉल बहुत कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने जो पूरा सिस्टम है रेनफॉल का, वो वहां पे आपने सिस्टम में क्रिएट कर दिया है, पूरे इन्वायरमेंट चेंज हुआ है वहां पे, जिसकी वजह से वहां पे रेनफॉल कम हो रहा है, रेनफॉल कम हो रहा है,
तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट बोलेंगे। एंड सेकेंड होता है आपका एग्रीकल्चर ड्रॉट। तो एग्रीकल्चर ड्रॉट है ना, उसको हम लोग भी ऑल्सो नोन है सॉइल मॉइस्चर ड्रॉट। वहां पे क्या होता है, जो सॉइल के मॉइस्चर्स होते हैं ना, वो इवेपोरेट हो जाते हैं, इवेपोरेट होकर के पूरे आप वो उड़ गए, उड़ने की वजह से क्या होता है, वहां पे पूरा वहां पे ड्रॉट वाला एरिया हो जाता है। जब लो सॉइल मॉइस्चर रहेगा तो वहां पे क्रॉप्स फेल होंगे, वहां पे क्रॉप्स लगेंगे नहीं। तो ये सब जो है पूरा आपके एग्रीकल्चर ड्रॉट में आते हैं। देन आपका हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट में क्या होता है कि जो भी आपके रिजर्वायर्स हो गए, जो भी डैम्स हो गए, वहां पे जैसे कि पूरा वाटर है, यहाँ पे वाटर लेवल यहाँ तक है, तो जो रिजर्वायर्स हो गए, डैम्स हो गए, जो भी आपके या तो रेनफॉल वहां पे कम हुआ, यहाँ पे ये क्या हो गया कि ये पूरे नीचे तक चले गए, इसका लेवल पूरा नीचे तक चला गया। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। जो आपके रिजर्वायर्स जो भी है उनका पूरा शॉर्टेज हो गया ना, पूरे वाटर का शॉर्टेज हो गया यहाँ पे। और इकोलॉजिकल ड्रॉट, आपके इकोलॉजिकल ड्रॉट में क्या होता है, जो नेचुरल इकोसिस्टम्स हो जाते हैं वो फेल हो जाते हैं ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर, तो यहाँ पे इकोलॉजिकल ड्रॉट हो जाते हैं। तो जहाँ पे सबसे ज्यादा ड्रॉट ड्रॉट होता है ना, जो ड्रॉट प्रोन एरिया है ना इंडिया में, सबसे ज्यादा ड्रॉट कहाँ पे होता है, जो एक्सट्रीम ड्रॉट ड्रॉट होता है वो आपका राजस्थान एंड गुजरात का कच्छ वाला जो एरिया है उस वाले एरिया में होता है। देखो इंडिया में ना आपके जो हैविली डिपेंडेंट है किस पे, मानसून रेनफॉल पे डिपेंड है। आपका जो 19% टोटल एरिया है ना कंट्री का, वो आपका ड्रॉट से सफर करता है हर साल। एंड 12% जो आपके पॉपुलेशन है वो इसके साथ सफर करते हैं। वैसे ही 30% टोटल एरिया जो है ना वो ड्रॉट प्रोन एरिया के अंदर में है। एंड आपके जो 50 मिलियन पीपल्स है ना उनको ये अफेक्ट करता है। अब आपका जो एक्सट्रीम, देखो सबसे जो एक्सट्रीम ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज जो होते हैं ना, वो कौन कौन से, आपके राजस्थान हो गया, फिर वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स हो गया, कच्छ रीजन हो गया, आपके गुजरात का जैसलमेर। यहाँ पे क्या होता है ना 19 mm से भी कम रेनफॉल होता है पूरे साल में, ठीक है। फिर जो सीवियर ड्रॉट प्रोन एरिया हुआ है, आपका जो जोन 2 है सीवियर ड्रॉट प्रोन एरिया, वो आपका कौन कौन सा है, ईस्टर्न राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, फिर ईस्ट महाराष्ट्र हो गया, देन आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका, तमिलनाडु, झारखंड। तो ये सब है ना सीवियर ड्रॉट प्रोन एरिया है। देन आपका जो मॉडरेट मॉडरेट ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज है ना, तो वो मॉडरेट ड्रॉट अफेक्टेड कौन कौन सा है, नदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, हरियाणा, फिर सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश और गुजरात के कुछ कुछ पार्ट, और महाराष्ट्र का आपका एक्सेप्ट कोंकण, फिर झारखंड, फिर आपका तमिलनाडु, ये सब। देन आपका कर्नाटका। तो ये सब कुछ कुछ जगह है जहाँ पे मॉडरेट ड्रॉट एरिया रहता है, मीन्स मॉडरेट ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज है। फिर इसके कंसिक्वेंसेस क्या है आपके ड्रॉट के, तो ये आपका क्या करते हैं कि क्रॉप फेलियर्स। फिर यहाँ पे आपके ग्रेन्स की कमी हो जाएगी, क्योंकि क्रॉप फेल हो रहा है तो वहाँ पे फूड ग्रेन्स की कमी हो गई है। तो जब फूड ग्रेन्स की कमी होगी तो वहाँ पे क्या पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा। फूडर मीन्स, फूडर का मतलब होता है त्रिकाल। एंड शॉर्टेज ऑफ वाटर, जब वाटर की कमी होगी तो जलकाल हो जाएगा। एंड शॉर्टेज ऑफ ट्री तो त्रिकाल। अकाल, जकाल एंड त्रिकाल, ये यहाँ पे हो जाएगा। देन लास्ट है हमारा लैंडस्लाइड्स। अब लैंडस्लाइड्स क्यों होता है, जो रैपिड स्लाइडिंग्स होता है ना, कोई भी लार्ज मास होता है बेड रॉक का, वो रैपिड स्लाइड हो गया तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड्स बोलते हैं। अब ये किन किन रीजंस की वजह से होता है, तो ये आपके अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, सुनामी, साइक्लोन, तो इन सब रीजंस के कारण भी आपके लैंडस्लाइड्स होते हैं। अब कुछ कुछ चीजें हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज उनकी वजह से भी होती है, जैसे कि आपकी कंस्ट्रक्शन हो गया, हम वहाँ पे डैम बना रहे हैं, देन रोड बना रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं। फिर इन सब रीजंस है, इनके इन सब रीजंस के कारण भी यहाँ पे लैंडस्लाइड्स होते हैं। अब लैंडस्लाइड्स भी हमने क्या किया है कि वेरी हाई जोन, फिर हाई, फिर मॉडरेट करके ऐसे करके डिवाइड किया है। तो जो बहुत ही ज्यादा हाई, जो वेरी हाई जो जोन है ना, वो कौन कौन से, जो भी पूरे यंग माउंटेन एरियाज है ना हिमालयस के, अंडमान एंड निकोबार, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाई रेनफॉल होता है, जिसके स्टिप्स बहुत ही ज्यादा, जिसके स्लोप बहुत ही ज्यादा स्टिप है, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स हो गया, नीलगिरी। तो इन सब जगह पे क्या है, बहुत ही ज्यादा हाई हाई जोन में रखा गया है इन सब, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आपके लैंडस्लाइड्स आते हैं। फिर जो हाई है, ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन है पूरे आपके वेरी हाई जोन से, सिमिलर कंडीशन है। एंड लास्ट है आपका जो मॉडरेट एरिया है। मॉडरेट एरिया क्या है, जहाँ पे कम रेनफॉल रिसिप्ट होता है, जैसे कि
ट्रांस हिमालय हो गया, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे लो रेनफॉल्स होते हैं अरावली में। देन आपका जो रेन शैडो एरियाज होते हैं ना वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स के, तो इन सब कुछ कुछ जगह है जहाँ पे आपके बहुत कमी होता है लैंडस्लाइड्स। देन आपके माइनिंग है, माइनिंग की वजह से भी लैंडस्लाइड्स होता है, जैसे कि आपका झारखंड झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, देन कर्नाटका, तमिलनाडु, गोवा, केरला, ये सब कुछ कुछ जगह है जहाँ पे माइनिंग के वजह से आपका यहाँ पे लैंडस्लाइड्स होता है। अब लैंडस्लाइड्स होते हैं तो उनके कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं उससे ये देखो। देखो लैंडस्लाइड्स ना बहुत बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं, ऐसा ही नहीं है। लैंडस्लाइड्स मतलब स्मॉल डिजास्टर है वो, और लोकलाइज्ड एरिया पे होता है। स्मॉल डिजास्टर हमें पता चल जाता है कि किस एरिया में हो रहा है और कहाँ पे होता है करके, ये बहुत ही ज़्यादा डैमेज नहीं करता। लेकिन लेकिन वो बेड रॉक डिस्ट्रक्शन है, इसके वजह से वो क्या करते हैं, जो रेलवेज लाइन होते हैं ना वहाँ पे वो जाम कर देते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। देन जो जो केनाल्स होते हैं ना, जो केनाल्स हैं जहाँ से रिवर रिवर कुछ जा रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है ना, ब्लॉकिंग का ब्लॉकेज का प्रॉब्लम कर देता है, वहाँ पे ब्लॉकिंग कर देता है। तो ये सब चीज़ लैंडस्लाइड से हो रहा है। अब हम अब इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमने मिटिगेशंस बनाए, डिजास्टर मैनेजमेंट हमने हमने बनाया। तो मिटिगेशंस तो मैंने बताया कि स्टेप्स होते हैं बिफोर डिजास्टर्स के आने से पहले जो हम लोग मिटिगेशंस बनाते हैं, तो उसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। जो हम लोग एक्शन लेते हैं, जैसे कि कोई हम लोग ना एक्शन लेते हैं कि जो सीरियसनेस है वो रिड्यूस हो सके, बस मिटिगेशंस में यही करते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम लोग कि जो रिकंस्ट्रक्शंस कर सकते हैं, सॉरी जो रिस्ट्रक्शंस कर सकते हैं, जो कंस्ट्रक्शंस है या फिर जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज है उसको हम लोग रिस्ट्रक्शंस कर सकते हैं, जैसे कि रोड, डैम्स, एग्रीकल्चर, ये सब जो भी वहाँ पे बना रहे हैं, तो उन सब चीज़ों पे हम लोग ध्यान दे सकते हैं। फिर वहाँ पे जो लार्ज जो सेटलमेंट्स हैं वो सब चीज़ ना कर हो सके उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई होता है ना, हाई जोन वाला एरिया होता है, वहाँ पे हम लोग सेटलमेंट कंट्रोल कर सकते हैं। फिर जो एफोरेस्टेशन होता है उसको प्रमोट कर सकते हैं। टेरेस फार्मिंग शुड बी इनकरेज। जो टेरेस फार्मिंग है ना, टेरेस फार्मिंग आपके लास्ट वीडियो में मैंने बताया था पूरे डिटेल में कि वो क्या होता है। तो वो टेरेस फार्मिंग है वो कर सकते हैं, इससे यहाँ पे सॉइल इरोजन्स होता है, वो चीज़ भी कंट्रोल होता है। तो ये सब हम लोग मिटिगेशंस में कर सकते हैं। देखो डिजास्टर मैनेजमेंट तब आया, 2005 में आया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो ये क्यों लाया गया, क्योंकि 2004 में आपका सुनामी आया था। सुनामी जब आया था इंडोनेशिया, आपका श्रीलंका, ये सब पूरा जब सुनामी आया था, तो उसके वजह से क्या हुआ था, जो तमिलनाडु के कोस्ट पे ना बहुत ही हाई डैमेज हुआ था। तो 2004 में अब बहुत ही ज्यादा हाई डैमेज हुआ, उसके बाद में फिर ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना है 2005 में, उस चीज को देख करके। तो 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट बिल आया 2005 में। ये आपका क्या होगा, आपका जो कैटास्ट्रॉफ हो गया, मिसहेप हो गया, फिर आपका कैलेमिटी हो गया, ग्रेव ऑकरेंस हो गया, जो अफेक्टिंग एनी एरिया, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ नेचुरल ही नहीं, जो कि आपका नेचुरल और मेन मेड दोनों कॉज करते हैं डिजास्टर के लिए, उन सब चीज को। या फिर एक्सीडेंट हो गया जिसमें आपका ह्यूमंस की लाइफ है ना वो लॉस हो रही है, ह्यूमंस मर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, फिर आपके इन्वायरमेंट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो इन सब पूरे चीज को देखते हुए आपका ये डिजास्टर मैनेजमेंट बना था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था। ठीक है, इसके 3 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप है आपका प्री डिजास्टर, जिसमें आपको क्या करना है, प्री डिजास्टर। अब डिजास्टर आ रहा है, तो डिजास्टर आने से पहले हम लोग कौन कौन से स्टेप्स कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग मैप प्रिपेयर कर सकते हैं। मैप प्रिपेयर कर रहे हैं कि कहाँ पे बहुत ही ज्यादा डिजास्टर आता है, कहाँ पे थोड़ा कम आता है, कहाँ पे मॉडरेट आता है, कहाँ पे लो आता है। तो ये हम लोग पूरे मैप प्रिपेयर कर रहे हैं। अब जो अवेयरनेस है उसको हम लोग स्प्रेड कर रहे हैं हर जगह। फिर डिजास्टर प्लानिंग कर रहे हैं, प्रिपेयर्डनेस कर रहे हैं, जो वल्नरेबल्स एरियाज है उन सब में हम लोग पूरा देख रहे हैं। तो ये सब प्री डिजास्टर आ गया। जब फिर उसके बाद है ड्यूरिंग डिजास्टर, सेकेंड स्टेप है इसका ड्यूरिंग डिजास्टर। जब डिजास्टर आ गया तो हम लोग रेस्क्यू करेंगे एंड रिलीफ ऑपरेशंस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो लोग हैं उनको रहने के लिए यहाँ पे हम लोग शेल्टर्स कंस्ट्रक्शंस करेंगे, रिलीफ कैंप्स देंगे उन्हें रहने के लिए। देन उनको वाटर, फूड, क्लथिंग, मेडिकल्स, ये सब चीज प्रोवाइड कराएंगे, सप्लाई करेंगे।
ड्यूरिंग डिजास्टर एंड आपका पोस्ट डिजास्टर। तो पोस्ट डिजास्टर जब होगा तो जब डिजास्टर के टाइम पे जितने भी आपके डैमेज हुए हैं सब चीजों को, उसको हम लोग क्या करेंगे, रिकवरी करेंगे। तो ये 3 स्टेप्स है प्री डिजास्टर, ठीक है, जिसमें हम लोग पूरा प्रिपेयर करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे। देन आपके ड्यूरिंग डिजास्टर जिसमें हम लोग रेस्क्यू करेंगे, रिलीफ ऑपरेशंस लगाएंगे। देन आपका पोस्ट डिजास्टर जिसमें हम लोग रिकवरी करेंगे। तो ये सब पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।